हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। ठीक है ना, आप इसको सब्सक्राइब करें और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आप इसको शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो इस हेल्प के लिए वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसा मेंटोर हो जो कि उन्हें मीडियम चेंज करने में हेल्प कर सके, वो भी जो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी यूपीएससी की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसके थ्रू हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी ग्रामर, जितनी भी नेसेसरी ग्रामर की जरूरत है वो देख रहे हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैंने जितने भी पीछे के वीडियोस हैं आप उनमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सारी स्ट्रेटजीज वगैरह को थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है। ठीक है ना, सो कैसे हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है अवर पास्ट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं हमारे अतीत। ठीक है, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है ना, ये उसका 20वां पैराग्राफ है। इससे पहले 19th पैराग्राफ्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ठीक है ना, उनको अच्छे से आप देखिए पीछे। ठीक है ना, उसके बाद आप इस पर आइए, एक मतलब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जितने भी हमने पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो जो भी जिनको कुछ भी नहीं आता, जो लोग विलेज के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जिनको लगता है जो नहीं हो पा रहा है बट स्टिल दे वांट टू चेंज देयर मीडियम, अगर आप अपना मीडियम चेंज करते हो आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, और सोचिए आप कि अगर आप ऐसे मीडियम से तैयारी करें जहां आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि यार बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे फील हो रहा है कि यार मेरा तो होगा नहीं, पहली बार में तो मेरा होगा नहीं, ऐसा लगता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को, आप अपनी जिंदगी को खुद ही बचा सकते हैं, खुद ही उसको सही से शेप दे सकते हैं। तो किसी और की बात में मत पड़िए, आप अगर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल मेहनत करिए। अगर किसी को 1 साल लगना है तो आपको 1.5 ईयर लग जाएगा, 6 महीने ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन कम से कम आप जो है ना, जो अल्टरनेटिव रूट है, जैसे इंग्लिश है तो ये अल्टरनेटिव रूट है, अगर ये आपको सफलता दिलाने में ज्यादा मदद कर सकता है तो यू शुड चूज दिस पर्टिकुलर रूट। ठीक है ना, आप वो खड़ंजे वाले रूट पे मत जाइए कि आपको रास्ते भी देखने की स्टडी मटेरियल मिल जाए या सही कोचिंग मिल जाए। ठीक है ना, या सिलेक्शन रेशियो उसमें सही है, या सीसैट में जो आरसी आती है वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर आता है अगर वो पेपर को आप नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है ना, तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी मेंस की। तो सोचिए आप इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है। किसी की बातों में मत आइए, आप सोचिए बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाइए, रूथलेस हो जाइए, इमोशनली डिटैच रहिए, अटैच मत रहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए कि आपको अपना सिलेक्शन खुद लेना है। ठीक है ना, आप अपना इतना एनर्जी, अपना मनी, अपनी लाइफ, यूथ, सब कुछ आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए अगर, ठीक है ना, तो आपको सबसे सही जो रास्ता है, सटीक जो रास्ता है उसको चूज करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट है, ये हम इसको पढ़ेंगे लेटर्स विद डेट्स। ठीक है ना, ये हमारा 20वां पैराग्राफ है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद कैसे उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे कैसे होता है प्रोनाउंसिएशन। और जैसे मतलब कुछ वर्ड्स को जैसे एक साथ में पढ़ते हैं, फिर कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा रुक के पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर किसी वर्ड्स पे ज्यादा इंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है ना, तो रीडिंग जो है बस आपको इमिटेट करना है। ठीक है ना, हम उसकी रीडिंग करेंगे, फिर वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, फिर इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद जो नेसेसरी ग्रामर है उसको देखेंगे। ठीक है ना, जितनी जरूरी ग्रामर है, ग्रामर के पीछे बिल्कुल मत भागिए, कुछ चीजों के पीछे गलत भागते आप लोग। अगर उस तरीके से आपको सीखना होता तो सीख सकते, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट तक तो ग्रामर जरूर पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो वहां तक जब नहीं आई तो अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए पीछे, नए सिरे से भी स्टार्ट करिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम इसको इंग्लिश स्पीकिंग करके भी देखेंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, लेटर्स विद डेट्स, तो सबसे पहले मैं रीडिंग कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है ना, लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स नहीं, लेटर्स, लेटर्स नहीं, लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स विद डेट्स, लेटर्स विद डेट्स, लेटर्स विद डेट्स। BC we have seen stands for before Christ. BC we have seen stands for before Christ. BC we have seen stands for before Christ. ऐसे पढ़ना है। You will sometimes find AD before dates. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words. This stands for two Latin words, Anno Domini. This stands for two Latin words, Anno Domini. ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है ना, meaning in the year of Lord that is Christ. Meaning in the year of Lord that is Christ. So 2005 can also be written as AD 2005. So 2005 can also be written as AD 2005. आप इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी हमारी रीडिंग हो गई, इसके साथ साथ आपने देख लेना, जैसे बताया मैंने, लेटर्स नहीं पढ़ना है, लेटर्स, 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 ऐसे पढ़ना है। ठीक है ना, आपको उच्चारण सही करना, जितना सही उच्चारण करेंगे उतनी सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना सही सेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप होगी। ठीक है ना, आप खुद पे कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब इसके जो भी वर्ड मीनिंग है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है ना, जो वर्ड मीनिंग है उनको देख लेते हैं।
जो हमारे वर्ड्स हैं, देखिए ये हमारा लेटर्स है, ठीक है ना, तो एस लगा हुआ है, इसलिए यहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा अक्षर है, ठीक है ना, तो लेटर्स। अब एक से ज्यादा कैसे हैं, देखिए इसी पैराग्राफ में आप समझने की कोशिश करिए एक एक वर्ड के साथ क्या लिखा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ग्रामर आप समझिए, ठीक है ना, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए लेटर्स लिखा हुआ, ये जो हेडिंग है, ऐसी जो हेडिंग दी हुई है, इसके नीचे का ये पूरा पैराग्राफ है, तो हेडिंग बताती है ना कि इसके नीचे क्या होने वाला है, ठीक है ना, इसके अंदर पैराग्राफ में। तो जैसे लेटर्स लिखा हुआ है, लेटर्स, ठीक है ना, तो लेटर्स में एस लगा हुआ है, तो मतलब एक से ज्यादा अक्षर है, एक लेटर मतलब अक्षर, जैसे मान लीजिए ए, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटर। अब A to Z लिख देंगे 26, तो लेटर्स हो जाएगा, एक से ज्यादा तो S लग जाएगा। तो वैसे क्या BC को डिस्कस किया गया है, BC एंड AD को डिस्कस किया गया है। ये BC हमारा जो है ना, बिफोर क्राइस्ट, देखिए यहां लिखा ना इसका फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, तो ये B हो गया बिफोर का, ये B हो गया ये, और C हो गया क्राइस्ट, ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बिफोर क्राइस्ट। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह होता है, ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह होता है, बस इतना जान के काम आपका हो गया, आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो तभी आपने देखा होगा बहुत जगह आपको ईसा पूर्व ऐसे लिखा होगा, ई और पा में ऊ की मात्रा, ठीक है ना, ईसा पूर्व आपने देखा होगा किसी डेट के सामने से 326 में, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड किया था, सिकंदर ने जब इंडिया पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो यही डेट थी। तो जब ये डेट आपको कहीं भी हिस्ट्री में मिलेगी, एंशिएंट हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, तो ये आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिख देते हैं, BC। अब और वो जो BC है वो क्या है, बिफोर क्राइस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो उन्हीं लेटर्स के बारे में बात की जा रही है, लेटर्स विद डेट्स। अब जो डेट्स हैं, तो डेट मतलब कौन सी, अब एक तारीख है, अब ये तारीख जो है हमारी ना, ये हमारी जो तारीख है, ये तारीख है समझ लीजिए, ठीक है ना, 326 BC, ठीक है। आप इसको आगे लगाइए या इसको पीछे लगाइए, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्यादा रूल्स, ज्यादा नाटक नहीं करना है, जो है स्ट्रेट है समझना, कंफ्यूजन से बाहर आना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम समझ गए, ठीक है। तो इस हेडिंग का मतलब है लेटर्स विद डेट्स, मतलब ये जो हमारी डेट्स होती हैं उनके पहले जो लेटर्स, जो AD या BC लगाए जाते हैं, उनके विषय में ये पैराग्राफ होने वाला है, ठीक है। अब आप इसी से अंदाजा लगाए, हाँ अब समझ में आ गया मुझे, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा। फिर अब क्या है, अब इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो विद मतलब होता है साथ, ठीक है ना, डेट्स मतलब तारीख, ठीक है, लेटर मतलब अक्षर होता है, और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब ईसा के पहले, ईसा मसीह के पहले। तो ईसा ज्यादातर लिखा होता है, तो लोगों को पता है तो ईसा क्या है, तो ईसा मसीह ये उनका नाम, मतलब उनसे पहले। तो जैसे ईसा मसीह यहां मान लीजिए पैदा हुए, ठीक है ना, ये एक टाइम लाइन है मान लीजिए पूरी, और ईसा मसीह जी यहां पर पैदा हुए, ठीक है ना। तो ये 326 है ना, ये यहां पर ऐसे लिखा जाएगा 326 मतलब ईसा मसीह के पहले। और आज जो हम लोग जी रहे हैं वो, जैसे मान लीजिए ये हमारा ईयर है 2023, तो AD, तो उनके जन्म के बाद की जितनी भी डेट्स हैं उनके सामने AD लगेगा, सामने या इधर पहले लगा दिए, ठीक है। और उनके जन्म से जितने भी मतलब इधर पीछे की बातें हैं तो उनमें क्या लगेगा, BC लगेगा, ठीक है। अब आप समझ गए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यू मतलब आप बोल लो, या मतलब तुम बोल लो, ठीक है ना। विल तो हमारी जो है फ्यूचर टेंस की, जो हमको बताता है, फ्यूचर टेंस में बताता है कि हाँ फ्यूचर टेंस में गा गी गे जैसा सेंस आता है ना, वो वाला टाइप का, अभी देखेंगे इसका मीनिंग, ठीक है ना। समटाइम्स मतलब कभी कभी, और फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना, बट यहां इसका अर्थ आएगा पाएंगे। अभी देखिएगा कैसे आएंगे, ठीक है। जब देखिए अगर आप इसको इंडिविजुअली याद करें, बहुत लोग आपको बताएंगे कि आप डेली 2-4-5 वर्ड याद करिए, उसका कोई फर्क नहीं, वो बिल्कुल गलत, उसका कोई यूज नहीं है, उनको आप यूज कहां करेंगे। जैसे ये वर्ड है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका जो रियल फंक्शनल मीनिंग है, ठीक है ना, लाक्षणिक अर्थ जो है वो आप इसको समझ पाएंगे, तो आपको ज्यादा सेंस आपका डेवलप होगा, ठीक है ना। फिर AD, ठीक है ना, AD हो गया। अब AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब ये एनो डोमिनी कहां से आया, ये इंग्लिश का वर्ड तो नहीं, लिखा इंग्लिश स्क्रिप्ट में है, लेकिन ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो लैटिन भाषा का शब्द है एनो डोमिनी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में A ले लिया और ये डोमिनी ले लिया। अब एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब क्या होता है, ईसा मसीह, ठीक है ना। तो जीसस क्राइस्ट मतलब होता है ईसा मसीह, तो यहां पर आप ईसा मान लीजिए इनको, ठीक है ना। तो ईसा के ईयर में, ठीक है ना, ईसा के ईयर में, इसका मतलब होता है ईसा के ईयर में, तो मतलब ईसा का ईयर ये है, यहां पर ये इनका जन्म हुआ और यही इनका ये जन्मदिन है, ईसा का ईयर, ठीक है ना। फिर लिखा है, फिर देखिए सो मतलब क्या होता है, इसलिए, ठीक है ना। मीनिंग मतलब अर्थ होता है, और कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब देखिए ये जो एक फ्रेज आप समझ लीजिए इसको ग्रामर का, ठीक है ना। कैन ऑल्सो बी रिटन एज का आप क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही, अब जैसे यहां पर ये ग्रामर हम देख लेते हैं, ठीक है। सारे वर्ड मीनिंग हो गए, रीडिंग हो गई, आपका उच्चारण हो गया, कैसे रीड करना है वो हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्रामर, जितनी नेसेसरी ग्रामर सिर्फ उसको हम देखते हैं पहले, ठीक है ना। अब नेसेसरी ग्रामर क्या है हमारी, नेसेसरी ग्रामर हमारी है कि एक हैव, जैसे आप देखते होंगे तो आपको लगता है ये ग्रामर है, यही ग्रामर है, ऐसा ही आता है ना सेंस कि यही ग्रामर है, ठीक है ना। अब आपने देख लिया
ये लिखा कैन लिखा है, ये भी ग्रामर है। बी लिखा है, रिटर्न लिखा है, मतलब यही ग्रामर है, यही ग्रामर है। बट जबकि ग्रामर तो सब है, बिना ग्रामर मतलब बिना रूल्स रेगुलेशन के तो कुछ नहीं चलता। बट इस ग्रामर को बिना पढ़े, मतलब उस तरीके से कि ये हमारा कैन हो गया, फिर हमारा जो है ये बी हो गया, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक। अब इस फॉर्म में आपको कोई पढ़ा है तो फिर आप इसको मान लीजिए इंडिविजुअल सेंटेंस किसी ने बता दिया कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, अब उसको कहां यूज करोगे आप। बट जब सेंस के साथ आप यूज कर रहे हो तो आपको ग्रामर समझ में भी आ रही, ग्रामर भी चलती जा रही, और इसी चैप्टर में आपको 10 बार इसी तरीके की लाइंस लिखने को मिलेंगी। इसी तरह यही आपको है 5-10 बार, 20 बार, 50 बार मिलेगा। पूरी बुक में 1000 बार से आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपको बार बार सुन के थोड़ा थोड़ा सुन के आपको ज्यादा जरूरी याद करना, या एक ही बार में पूरा पढ़ लेना, फिर उसको अप्लाई कहां करोगे। तो ये फंक्शनैलिटी समझो आप, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो अब आप ये समझ गए, ठीक है ना, सारे इसकी मीनिंग। अब इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं, ठीक है ना, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में इसका अर्थ है लेटर्स विद डेट्स, मतलब अक्षरों के साथ, मतलब जो हमारी तारीखों के साथ में जो अक्षर हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे ही समझिए, लेटर्स विद डेट्स, बस, ठीक है ना। आप ये मत देखिए कि ये तारीखों के साथ अक्षर, ये तो बिल्कुल हूबहू आप फिर हिंदी में ही आ रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करिए। लेटर्स विद डेट्स का मतलब आप ये विजुअलाइज करिए, लेटर्स विद डेट्स अगर लिखा है तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एडी या बीसी, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना। ऐसे मतलब निकालिए, इसको बोलते हैं फंक्शनल मीनिंग, ठीक है ना। फिर आप देखिए बीसी, वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। अब जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं किसी चीज का या इंग्लिश में, तो देखिए हिंदी लैंग्वेज जो होती है ना, हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और इंग्लिश में भी सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारी हिंदी लैंग्वेज है, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी और इन दोनों में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ठीक है ना। फिर हिंदी में क्या आता है कि उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और वर्ब आती है लास्ट में। और फिर हमारे जो भी 1, 2, 3, 4 जो भी 50-60 बचे, मान लीजिए कोई सेंटेंस बहुत लंबा है तो उसमें 10-20 वर्ड और आ गए, तो जितने भी आ गए, ठीक। और इसमें सब्जेक्ट, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही सब्जेक्ट आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद फटाफट आपको सबसे पहला काम करना कि वर्ब को ढूंढ के यहां पर लगा देना है। तो इंग्लिश में वर्ब यहां होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आपको मिलेगी, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर जो भी आपकी चीजें आ रही हो, 5, 10, 20, 25 वर्ड लंबा सेंटेंस है तो उनको सबको एडजस्ट करना है इसमें। बस इतना ही रूल है ग्रामर में, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, इसके अलावा कोई रूल नहीं। इसके अलावा फिर आपको बताएंगे ये फ्रेज रटो, तो जो फ्रेज रटना है ये याद ही करना है, तो यहीं पे क्यों ना याद कर लें हम, जो हमारे सिलेबस में आना है, जो हमें लिखना है, जो हमें बोलना है, जो हमें याद करना है, वही चीज मैं क्यों ना पढ़ूं, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आप लोग बिल्कुल 100% कर सकते हो, बस मेहनत लगानी है आपको, ठीक है ना। और ऐसे ही पढ़ के कर सकते हो, ग्रामर की क्लास जोड़कर नहीं कर सकते। अदरवाइज ग्रामर तो मैं भी पढ़ा सकता हूं, वो हैव बीन, हैज बीन, मस्ट, ऑट टू, ये मे, माइट, कुड, शुड, वुड, इनसे सबसे अगर आने का नहीं, ये सारी जब यहां यूज होंगी तब आप पढ़िए, तो उनकी जरूरत आपको समझ में आएगी, अच्छा ये इसकी जरूरत है, तो आप समझ जाओ, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अब देखने, ठीक है ना, अब वी हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, यहां वी हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। स्टैंड्स फॉर मतलब अर्थ होता है, हैव सीन, ठीक है ना, वी हैव सीन हो गया वर्ब हमारा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में देखिए यहां पर सीन आ गया, तुरंत सब्जेक्ट आया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ गई, सीन, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसा होगा, आपको तुरंत जैसे ही सब्जेक्ट मिले इंग्लिश में फटाफट आपको वर्ब मिल जाएगी तुरंत, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में अगर करेंगे तो ये जो सीन है ना, देखना जैसे बोलते हैं ना कि देखते हैं या देख चुके हैं, तो वो हमको सेंटेंस के लास्ट में लाना है। तो अब क्या है, वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, तो हम तो हमारा सब ये तो पहले आएगा, अब देख चुके हैं वो लास्ट में आएगा। अब स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट जो ये है, ये जो 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स को हमें कैसे बीच में इनका मीनिंग सेट करना, हमने लिख दिया हम, और हम के बाद जो बीच में है कि स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, इसको सेट करना है, और देख चुके हैं ऑलरेडी हमने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब सिंपल लगा आपको कुछ, तो बस यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है पूरा इसको, ठीक है ना, ट्रांसलेट करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब इसको लिख देते हैं ट्रांसलेट करके, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बीसी, ठीक है ना। तो इसको मतलब ईसा पूर्व लिखते हैं हिंदी में, तो ईसा पूर्व, अब कॉमा लगा देते हैं, ईसा पूर्व, है ना। अब हम भी लिख दिया, एकदम मैं नौसिखिया जैसे कोई नहीं होता, वो जैसे करता ना उस तरीके से मैं करने की कोशिश करूं जिससे आपको भी हम उससे रिलेट कर सकें आप, ठीक है। नहीं लगे ये तो एक्सपर्ट है बिल्कुल, इनका तो फटाफट हो गया, ठीक है ना। तो वी हैव सीन, और हमने देखा क्या, ईसा पूर्व की बात की जा रही है, वी हैव सीन, है ना, स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश। ये अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ईसा पूर्व हो गया, अब हम हो गया। अब थोड़ा वक्त तो आपको लगेगा ही ना, फटाफट थोड़ा कर लेंगे। अब आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए,
कि वी हैव सीन, BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। अब स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है अर्थ होना, ठीक है ना। इंटरनेट में मत सोचिएगा, इंटरनेट में मत ढूंढिएगा, यही इसका मतलब होगा, यही अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। BC हम देख चुके हैं, BC का अर्थ, ठीक है ना, हम देख, ईसा पूर्व हम, अब बताइए हम लगेगा यहां कि नहीं लगेगा, बस यहीं से तो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यहीं से तो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बट धीरे धीरे चीजें आ जाती है ना, ठीक है। अब कैसे होगा, हम देख चुके हैं इसका अर्थ, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अब हमको देख चुके हैं तो लास्ट में लगाना, ठीक है ना। हम अब अर्थ होता है, अब हम अर्थ होता है तब तो सही लगेगा नहीं, है ना। हम अर्थ होता है ये तो सही लगेगा नहीं, है ना। हम अब या तो ईसापुर को यहां से हटा दें, है ना, तो हम ईसापुर को यहां ले आएंगे, है ना, ईसापुर, है ना। अब हमको भी हटाना पड़ेगा, अब हटेगा नहीं हटेगा। अब देखिए ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो अब क्या है, हम देख चुके हैं, चलिए हम देख चुके हैं लिख लेते हैं पहले। ये देखिए हमने लिखा ना, वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, ठीक है ना, हम देख चुके, ये फ्रेज आपको याद कर लेना है, हम देख चुके हैं। अब क्या देख चुके हैं कि बिफोर क्राइस्ट का अर्थ, बिफोर क्राइस्ट का अर्थ BC होता है ना। तो बिफोर क्राइस्ट का अर्थ, BC का अर्थ, अब इसको ऐसे लिखेंगे, ईसा पूर्व का अर्थ, ईसा पूर्व का अर्थ, ईसा पूर्व का अर्थ। अब ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। अब देखिए BC, अब देखिए ना, समझ में नहीं आता ना, यहीं से तो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। अब क्या है, अब आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस जब इतना आपने मेहनत की, लगाया दिमाग, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको रब करना है, ठीक है ना। आप इसको रब कर दीजिए। अब आप अपने मन से सोचिए कि इसका अर्थ आपको समझ में आएगा नहीं। देखिए सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, ग्रामर भी पता है आपको, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग भी पता है। अब आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप फंक्शनली लिखना शुरू करेंगे, जैसे स्कूल में कोई 6 क्लास में या सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो इंग्लिश को सुनता है, वो सुनता है ज्यादातर इंग्लिश को, क्योंकि टीचर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, इंग्लिश में ही लिखता है, समझता भी, सोचता भी इंग्लिश में, लिखता भी इंग्लिश में है, ठीक है ना। ग्रामर कहाँ है यहाँ पे, ग्रामर तो धीरे धीरे वो सीखते हैं। क्लास एक ही क्लास उनके में भी होती है, जो हिंदी मीडियम में एक क्लास होती है, वह इंग्लिश मीडियम में होती है। अब आप सोचिए ना, वो कैसे करते हैं, माहौल, एनवायरनमेंट, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। BC का अर्थ हम देख चुके हैं, BC का अर्थ हम देख चुके हैं क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व होता है ना। तो BC लिखेंगे सबसे पहले यहां पे, BC का अर्थ, BC का अर्थ ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है ना। हम देख चुके हैं, अब यहां पे लगाइए आप, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं, फिर कॉमा, हम देख चुके हैं, BC का अर्थ ईसा पूर्व होता है। बस अब इसमें कुछ मत दिमाग लगाइए, हर एक चीज का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा कि हर एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग हो। ये आपके पहले लाइन का अर्थ हो गया, हम देख चुके हैं, BC का अर्थ ईसा पूर्व होता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि ये जो देख चुके हैं, देखना जो है ये तो वर्ब है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में आना चाहिए।